इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपराध और आतंक का दूसरा नाम बन जाते हैं, और उन्हीं में से एक है पाब्लो एस्कोबार। तो आज हम इसी कुख्यात ड्रग लॉर्ड की कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान ने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। सोचिए, 1980 का दशक का अंत। पाब्लो एस्कोबार अपने पावर के पीक पर था, और ये जो रकम है ना, $25 अरब, ये थी उसकी दौलत का अंदाजा। इसी पैसे ने उसे उस वक्त दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बना दिया था। अच्छा, इस दौलत को समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि उसके अकेले की दौलत उसके अपने देश कोलंबिया की पूरी जीडीपी का करीब करीब 65% थी। मतलब एक आदमी देश की आधी से ज्यादा इकोनॉमी के बराबर। अब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? सिर्फ एक सीधी साधी लेकिन बेहद क्रूर फिलॉसफी पर। एक ऐसा ऑफर जो वो जज हो या पुलिस ऑफिसर सबके सामने रखता था। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये सीधी सीधी धमकी थी। मतलब था, या तो मेरी दी हुई चांदी यानी रिश्वत ले लो और मेरे लिए काम करो, या फिर शीशे की गोली खाने को तैयार हो जाओ। और सिर्फ एक इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला आदमी इतनी खौफनाक ताकत तक पहुंचा कैसे? चलिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उसकी शुरुआत में। एस्कोबार की कहानी दौलत से शुरू नहीं होती, बल्कि गरीबी से पैदा हुई एक जिद, एक खतरनाक जुनून से शुरू होती है। स्कूल की पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई, पर उसने खुद से कसम खाई थी। एक ऐसी कसम जो किसी जुनून से कम नहीं थी, कि 25 साल का होने तक वो 10 लाख पैसों कमाएगा, और अगर नहीं कमा पाया तो अपनी जान ले लेगा। बस इसी जिद ने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। शुरुआत तो छोटी मुकी चोरियों से हुई, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे। देखते ही देखते ये चोरियां किडनैपिंग और मर्डर में बदल गई, और फिर 1976 तक उसने उस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रख दी जो आगे चलकर पूरी दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बनी, द मेडेलियन कार्टेल। और एस्कोबार के अंडर ये कार्टेल स्मगलिंग का किंग बन गया। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कोकेन को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते थे। कार के टायरों से लेकर मछली के पेट तक में छुपाकर। मतलब कमाल की क्रिएटिविटी, लेकिन गलत काम में। तो नतीजा क्या हुआ? अपने पीक पर मेडेलिन कार्टेल ने दुनिया के 80% कोकेन मार्केट पर कब्जा कर लिया था। 80%। वो सिर्फ इस गेम के प्लेयर नहीं थे, वो खुद गेम बन चुके थे। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो वो आतंक का राज चला रहा था, और दूसरी तरफ उसने आम लोगों के बीच अपनी एक रॉबिन हुड वाली इमेज बना रखी थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उसकी दोहरी शख्सियत को बिल्कुल साफ दिखाता है। मेडेलिन के गरीबों के लिए वो एक मसीहा था, उनका रॉबिन हुड, पर सरकार की नजरों में वो एक खूंखार आतंकवादी था, और कुछ नहीं। और अपनी इसी पॉपुलैरिटी के दम पर वो राजनीति में भी आ गया। 1982 में वो कोलंबिया की संसद के लिए चुना भी गया। उसे लगा कि अब कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। और जैसे ही उसे राजनीति से बाहर किया गया, एस्कोबार ने सरकार के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। एक ऐसी जंग जिसकी वजह सिर्फ एक डर था, एक ही चीज जिससे वो कांपता था, अमेरिका को एक्सट्रेडिशन। अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि एक ऐसे अपराधी से कैसे लड़ा जाए जो खुद सरकार से ज्यादा अमीर और ताकतवर हो। हालत ये थी कि जो भी अफसर एक्सट्राडिशन का नाम लेता, वो एस्कोबार की हिट लिस्ट में आ जाता था। उसने अपनी दहशत फैलाने के लिए सारी हदें पार कर दी। देश की सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया, प्रेसिडेंट इलेक्शन के एक बड़े कैंडिडेट को मरवा दिया, और तो और एक पैसेंजर प्लेन को बम से उड़वा दिया, जिसमें 100 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। आतंक की इस लहर ने सरकार को घुटनों पर ला दिया, और इसी के चलते क्रिमिनल हिस्ट्री का शायद सबसे अजीब सरेंडर हुआ। एस्कोबार ने सरेंडर तो किया, लेकिन एक शर्त पर, कि वो सजा काटेगा अपनी बनाई हुई जेल में। जी हां, अपनी खुद की जेल में, जिसका नाम था ला कैथेड्रल। और ये कोई जेल नहीं थी, ये तो एक लग्जरी किला था। यहां 5 स्टार होटल जैसे कमरे थे, अपना बार था, फुटबॉल का मैदान था, और गार्ड भी उसके अपने चुने हुए लोग थे। वो वहीं से अपना पूरा ड्रग एम्पायर आराम से चला रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जेल के अंदर ही अपने 2 साथियों को मार डाला। इसके बाद सरकार ने उसे असली जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया, पर एस्कोबार को इसकी भनक लग गई, और वो जुलाई 1992 में वहां से बड़े आराम से निकल भागा।
और यहीं से शुरू हुई कोलंबिया की सबसे बड़ी मैनहंट। इस बार मामला अलग था। उसके पीछे सिर्फ सरकार नहीं थी। एक तरफ थी सर्च ब्लॉक, जो पुलिस और आर्मी की एक स्पेशल टीम थी, और दूसरी तरफ थे लॉस पेपेस, एक ऐसा ग्रुप जिसे एस्कोबार के दुश्मन और उसके सताए हुए लोग चला रहे थे। करीब 1.5 साल तक वो भागता रहा। फिर 2 दिसंबर 1993 को, अपने 44वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद, उसने एक गलती कर दी। उसने अपने बेटे को फोन किया। बस उसी एक फोन कॉल को ट्रेस करके अथॉरिटीज उस तक पहुंच गईं और मेडेलिन की एक छत पर हुई गोलीबारी में उसका अंत हो गया। सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जश्न का मौका था, लेकिन मेडेलिन की सड़कों पर कहानी कुछ और ही थी। एक ऐसी कहानी जो बहुत ज्यादा उलझी हुई है। 25,000 ये उन लोगों की तादाद है जो पाब्लो एस्कोबार के फ्यूनरल में आए थे। ये लोग मातम मना रहे थे, एक ऐसे आदमी का जिसे वो आतंकवादी नहीं बल्कि अपना बचाने वाला, अपना मसीहा मानते थे। तो आखिर क्या था वो? एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट या एक रॉबिन हुड? शायद सच यही है कि वो ये सब कुछ था, एक ही वक्त पर। उसकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कैसे कभी-कभी सही और गलत, अपराध और मदद, इनके बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है।